जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। एक्चुअली में आज मेरे साथ शुक्ला सर हैं और शुक्ला सर हिंदी के ऐसे टीचर हैं जिनको कि 22 साल या प्लस एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हैं। और सर का आने का मुख्य कारण ये है कि अभी देख रहे हैं ऊपर में जैसा हेडिंग दिया हुआ है झारखंड एसएससी। सबको पता है कि अभी झारखंड एसएससी से एक वैकेंसी आई है, उसमें हिंदी पेपर का जो इम्पोर्टेंस है किसी भी सूरत में उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका 3 चरण उस एग्ज़ाम का है, जिसमें 2 चरण में हिंदी का एक अपना अलग मायने है, उसके बिना काम नहीं चलना है। तो क्या क्या है उसमें, सिलेबस क्या है, सिलेबस अपने आप में उसका मेंस का जो सिलेबस है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो कितना टफ है, क्या क्या उस सिलेबस में है, शुक्ला सर हैं। शुक्ला सर पूरा डिटेल इसकी जानकारी देंगे। और इसका एक स्पेशल बैच भी आ रहा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पर, ऐप पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और ये बैचेज ऑफलाइन भी चलेगी, तो आप ऐप पर जाकर देखेंगे तो इसका डिटेल कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो पहले लेकिन इसके महत्वपूर्ण ये है कि इसका पूरा सिलेबस को समझा जाए, आखिर इसमें है क्या। थैंक यू सर। जैसा कि अभी प्लेटफार्म के डायरेक्टर नवीन सिंह जी ने अभी आपको सारी बातें बताया कि जो ये एग्जामिनेशन है इसमें हिंदी का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है, और इसके सिलेबस बहुत ही जो है उच्च स्तरीय दे दिए गए हैं। इतना यह उच्च स्तरीय दिया गया है कि जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, प्री का तो सिलेबस ठीक है, एक सामान्य व्याकरण है जैसे पर्यायवाची है, उपसर्ग है, मुहावरा है, वाक्य परिवर्तन है, वाच्य है, शुद्धियाँ हैं, मतलब एक जो सामान्य व्याकरण आते हैं उसमें दे दिया गया है। उसके सिलेबस जो है दे दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे, अब आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यह पहले पेपर का है, जिसमें से आपको यह हिंदी पूछी जाएगी। 60 नंबर की हिंदी होगी प्री का। इसमें तो सामान्य बातें दी गई हैं, पर्यायवाची है, विलोम है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पैरा समापन है, मार्ग समापन है। ये चीज़ें तो आती ही हैं, जैसे गद्यांश है, ये सारी चीज़ें आती हैं। त्रुटि सुधार, रेखांकित भात या त्रुटि सुधार बोल रहे हैं, माने आपको शब्द में सुधार है, वाक्य में सुधार है। तो आपको ये चीज़ें कॉमन चीज़ें पूछी जाती हैं कि वाक्य में जो त्रुटियां हैं, शब्द में जो त्रुटियां हैं, और वाक्य परिवर्तन है कि जैसे सरल वाक्य से आप क्या करेंगे, संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, और संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल देंगे। ये तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और सामग्री है, गिरस है, त्रुटियों को पहचाने, पूर्व सर्ग है, ये सब चीज़ें तो नई इस तरीके की हैं। पूर्व सर्ग है, सक्रिय है, निष्क्रिय है, ये चीज़ें आपसे आती हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो आपको दिया गया है, ये दिया त्रुटियों को पहचाने, तनावग्रस्त, ये से नहीं संबंधित है। पूर्व सर्ग का मतलब वही पूर्व उपसर्ग के बारे में है। सक्रिय और निष्क्रिय आवाजें हैं, स्पार्टिंग त्रुटियां हैं। तो इसमें तो इसका जो है वह सरल है, क्योंकि वो जो 60 नंबर बताया गया है आपसे, जो 60 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, और जिसमें लैंग्वेज में एक इंग्लिश का पेपर भी होगा 60 नंबर का। तो 60 नंबर की जो हिंदी पूछी जाएगी उसमें व्याकरण है और अनुच्छेद है। मेन चीज़ें क्या है, व्याकरण है, व्याकरण और अनुच्छेद। क्या है, व्याकरण और अनुच्छेद दिए गए हैं। और इसमें से क्या है, व्याकरण और अनुच्छेद। तो व्याकरण में आपका क्या आ गया, ये चीज़ें आ गई, मतलब एक सामान्य व्याकरण आपसे पूछे जाएंगे, और वह 30 नंबर का हो जाएगा, और 30 नंबर का क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। तो खैर इसको तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। हम सामान्य व्याकरण पढ़ते हैं,
वर्णमाला है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है, ये सब चीज़ें तो हम कॉमन से पढ़ते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज़ें जो तार्किक चीज़ें दी गई हैं, इसने जो भी पूछा वह तार्किक चीज़ें दी गई। आप बताइए अशुद्धियाँ करेंगे तो अशुद्धियों में क्या है? संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इसने जो दिमाग लगाया है वह बहुत ही अच्छे ढंग से लगाया है कि आपको सीधे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण न पूछ करके सीधे टॉपिक पर आ गए हैं कि अगर आप अशुद्धि आएंगी तो अशुद्धियां वचन संबंधी होती हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं। तो केवल एक लाइन इसमें लिख दिया गया अशुद्धि, अशुद्धि लिख दिया गया। अशुद्धि में सारे व्याकरण क्या हो गए? पाठ सा पिच पिच शब्द भेद क्या हो गए? उसके अंतर्गत आ गए। उसी तरीके से वाक्य दिए गए। तो इसमें तो हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। मेन चर्चा हमारा क्या है, जो मेन में जब आएंगे आप, अब आप देखिए ये हमारा सिलेबस है नेट जेआरएफ में, टीजीटी पीजीटी में जो हिंदी स्पेशल सब्जेक्ट जिसका होता है वो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है कि जो आप नेट करते हो, जेआरएफ करते हो, कुछ चीज़ें को ही छोड़ करके इसका सिलेबस क्या है बना दिया गया है। इतना बृहद सिलेबस है, इसमें बहुत टाइम लगती है और पूरी तरह से लिटरेचर आपको पढ़ाना पड़ता है। जैसे दिया गया हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कहाँ से आया। आप पढ़ते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता से इसका वर्णन है कि सिंधु घाटी के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सिंधु क्षेत्र। तो उसी हिंदी शब्द क्या है? यह सिंधु से ही बना है। किससे बना है? सिंधु से बना है। यह सिंधु क्या है? फारसी शब्द है। तो को क्या कहा जाता है? फारसी में ह कहा जाता है। तो को हम फारसी में क्या कहते हैं? ह कहते हैं। तो स के स्थान पर ह हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया? इसका रूप परिवर्तन हो गया। तो पूरा आपको हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना होगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पढ़ना होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे बनी। पहले हिंदी से, सिंधु से क्या है? हिंदू बना। हिंदू से क्या बना? ऊ का लोप हो गया, हिंद बना। हिंद में इक प्रत्यय जुटा, हिंदी हो गया। इक प्रत्यय का लोप हो गया तो क्या बनी? हिंदी बनी। जफरनामा में सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा में पहले हिंदी का शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में किया था। अमीर खुसरो ने भी 13वीं और 14वीं शताब्दी में हिंदी को क्या किया था? भाषा के रूप में प्रयोग किया था। पहले यह हिंद अर्थात भारत में रहने के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, भाषा के रूप में नहीं। पहले यह हिंद शब्द जो दिया गया था, हिंद शब्द यह क्या था? यह भारतवासियों के लिए प्रयोग किया जाता था। यह हिंद शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? भारतवासियों के लिए प्रयोग किया जाता था। बाद में चल करके भाषा के रूप में इसका प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने सन 1424 ईस्वी में जफरनामा में क्या किया? अपनी एक रचना थी उसमें प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने 13वीं 14वीं शताब्दी में क्या किया था? हिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया था। तो ये आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? हिंदी की उत्पत्ति। दूसरा, पुरानी हिंदी या अवहट्ठ। अब आप देखिए अवहट्ठ क्या था? अपभ्रंश। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप ही क्या है? अपभ्रंश का परिवर्तित रूप ही क्या था? अवहट्ठ। अवहट्ठ में ही विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की थी। दो रचनाएं विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण हुए कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ठ भाषा में किया गया था। तो अपभ्रंश का परिवर्तित रूप ही क्या था? अवहट्ठ था।
तो जब आप बैचेज स्टार्ट होंगे, आप पढ़ेंगे, तो अपभ्रंश का बताया जाएगा कि अपभ्रंश के कवि कौन थे। पहले कवि स्वयंभू थे, उन्हें में पौम चरयु नामक रचना उसने लिखी थी, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया था। तो आपको पूरी बातें बताई जाएंगी कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन था। स्वयंभू थे। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये पूरा आपको अपभ्रंश पढ़ाना पड़ेगा। उसी अपभ्रंश का परिवर्तित रूप क्या था? अवहट्ठ था। आपको फिर आएंगे डिंगल के बारे में पूछा। डिंगल क्या थी? डिंगल एक शैली थी। डिंगल क्या थी? शैली थी। आदिकाल में डिंगल और पिंगल दो शैलियों का प्रयोग होता था। डिंगल शैली क्या थी? कर्कश थी, ओजपूर्ण थी। इसमें यह गुजराती से ज़्यादा साम्य करती है। पूर्वी राजस्थानी और गुजराती से यह डिंगल शैली थी। जब युद्ध होते थे आदिकाल में जब राजा युद्ध करते थे, उस समय कवि लोग क्या करते थे? राजा के यशोगान में क्या थे? जो वीर रस की कविताएं लिखी जाती थीं, वह क्या थी? पिंगल शैली में लिखी जाती थी। पिंगल शैली जो थी वह ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थानी में थी। उसमें क्या था? श्रृंगार रस का वर्णन था। तो यहाँ आपसे क्या पूछा? डिंगल शैली। इसके बाद पूछा जाएगा रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। तो आपसे पूछा जाएगा रचनात्मक भाषाओं के बारे में। राष्ट्रभाषा क्या है? कि जिसके बारे में क्या है? अधिक से अधिक संख्या में जिस भाषा का लोग प्रयोग करते हैं उसे हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज तक हमारी भारत की कोई राष्ट्रभाषा घोषित ही नहीं हो चुकी। कोई भी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हर देश की क्या होनी चाहिए? एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जैसे हमारा राष्ट्रीय एक ध्वज है, उसी तरीके से हमारी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आज तक क्या है, हमारे देश की कोई भाषा नहीं बन पाई। और आप देखें विदेशों में जाएं तो सबकी क्या होती है? एक भाषा है। हर देश की चीनी भाषा है, रूसी भाषा है, लेकिन भारत की कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। राजभाषा का मतलब होता है कि जो हम सरकारी कार्यों में प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या हुआ? जो हम सरकारी कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, राजभाषा। वही 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? हिंदी को संविधान में स्वीकार किया गया था और कि देवनागरी हमारी एक लिपि होगी। और ये दिया गया संपर्क भाषा होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? आपस में संपर्क करते हैं, बोली है। इसके बाद संचार भाषा है। संचार के माध्यम से क्या करते हैं हम? जो प्रयोग करते हैं। ये सारी भाषाएं आपको पढ़ाई जाएंगी, आप देखते जाइए। फिर दिया गया है हिंदी की शब्द भंडार, तत्सम तद्भव देशज विशेषज आपको पूछा जाएगा। मैंने कहा इसमें भी सामान्य व्याकरण डाल दिया। इसमें भी क्या किया? सामान्य व्याकरण दे दिया। सामान्य व्याकरण इसमें भी डाल दिया, मेंस में भी। भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। देखिए भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? आपको भाषा परिवार ही पढ़ाना पड़ेगा कि विश्व में लगभग 2700 लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारी भाषाएं क्या है? 5 उपभाषाओं में विभक्त की गई हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और बिहारी हिंदी है। ये क्या है? पूरा आपको उत्पत्ति, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। अब भाषा की उत्पत्ति और भाषा का विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन पढ़ाया जाएगा। भाषा की ध्वनि और अर्थ, ये दोनों आपको पढ़ाना पड़ेगा। आगे देखिए साहित्य, सिद्धांत, काव्य के लक्षण, प्रयोजन, रस, छंद, अलंकार।
अब आप देखिए काव्य के लक्षण क्या है। काव्य के हेतु मतलब जिसमें सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न करने की बात होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेतु। काव्य के हेतु क्या है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा व्युत्पत्ति पत्ति और अभ्यास। और क्या है, अभ्यास। ये काव्य के तीन हेतु कहे जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। इसमें भी विद्वानों में अलग अलग भेद है, लेकिन यह तीनों सर्वमान्य हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास माने काव्य के करने में जो सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, हेतु। तो एक प्रतिभा में भी क्या हो, भेद कर दिए हैं, कार्य अत्रि, भाव अत्रि। एक प्रतिभा स्वयं जन्मजात होती है, मिलती है। और ये क्या करते हैं, अभ्यास माने एक व्यक्ति क्या होता है कि शुरू से ब्रिलियंट होता है और ये क्या होता है, रगड़ करके मेहनत करके क्या होता है, वह अपना काम करता है। तो यहाँ दिया गया काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु। काव्य के लक्षण क्या हैं, काव्य किसे कहते हैं, अलग शब्दार्थो सहितम काव्यम। भामा ने कहा था कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये पश्चात काव्य से आपसे पूछा जाएगा। काव्य क्या है, रुद्रट ने अलग दिया है, सबने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, दंडी ने अलग परिभाषाएं दी हैं काव्य की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो आपको इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, हम पूरी तरह से आपको इसमें विश्लेषण करेंगे और उस चैप्टर से कौन कौन से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका हम सिलेक्शन करके आपको बताएंगे कि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और बहुत कुछ संभावनाएं होंगी कि वो क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। शब्द शक्ति क्या है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, यह तीन शब्द शक्तियां हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये क्या है, तीन शब्द शक्तियां हैं। यहाँ रस, छंद, अलंकार दिए गए हैं। रस के प्रवर्तक भरत मुनि थे, छंद के प्रवर्तक पिंगल ऋषि थे, जिसने छंदस नामक एक रचना लिखी है, पुस्तक लिखी जिसमें 8 अध्याय थे, उसी में छंद का उन्होंने वर्णन किया है। तो ये छंद अलंकार हो गए। अब आप देखिए प्लेटे, अरस्तु, अर्नाल्ड, रिचर्ड, टी.एस. इलियट, यह नेट में दिया गया है। यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में ये पूछा जाता है कि प्लेटो, अरस्तु का जो पुस्तक थे और उसके सिद्धांत थे वह चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अब आइए प्रयोजक मूलक हिंदी, जो आपस में हम क्या करते हैं, सबकी अलग अलग हिंदी होती है, हर विभाग की एक अलग अलग भाषा होती है। अदालतों की भाषा अलग होगी, बैंक में जाते हैं उसकी भाषा अलग हो जाती है। तो सबकी क्या होती है, अलग अलग विभाग में अलग, उसको दिया गया है। अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, पत्राचार की हिंदी अलग होती है। संक्षेपण है, टिप्पण है, प्रारूपण है, प्रतिवेदन है। कैसे ये सारी देते हैं, ये समाचार पत्रों से संबंधित हो जाता। संक्षेपण में क्या करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं। कैसे आप क्या करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, फिर उसे क्या करते हैं, आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, प्रतिवेदन दे देते हैं। संक्षेपण में क्या होता है, 1/3 या 1/4 के रूप में आप क्या करते हैं, संक्षेपण। अब देखिए संक्षेपण इतना लंबा विस्तृत है, इतना लंबा विस्तृत दिया गया है, आप देखें। फिर साहित्य में है निर्धारित, विद्यापति, सूर, तुलसी दिया गया। भारतेंद्र, मैथिली, निराला दिया गया। उपन्यास में गोदान, प्रेमचंद, मैला, आंचल, फरेश्वर नाथ, रेणु दे दिया गया। अब आगे देखें, अभी कहानियां में है जयशंकर की मधुआ, ठाकुर कुआं, प्रेमचंद, नीलम देश की कन्या, परिंदे के पर, दिल्ली की मौत, उषा प्रियंवदा का है, अभिशप्त यशपाल का है। फिर आप नाटकों में देखिए, भारत दुर्दशा हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु का, भ्रुस्वामिनी है, जयशंकर प्रसाद है, आधे अधूरे है। फिर ये आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक लिखे गए थे। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल है। फिर आप देखिए यहाँ व्याकरण कारक सारी चीज़ें दे दी गई।
अब इतना लंबा चैप्टर है, अब आप सोच लिए इससे पढ़ना है आपको और सारी चीज़ों से आएगा। तो इसमें दो चीज़ें होंगी, व्याकरण भी रहेगा, क्या रहेगा, व्याकरण रहेगा और साहित्य भी है। क्या है, व्याकरण और साहित्य दोनों का इसमें क्या किया है, मिक्स कर दिया। तो इस तरीके के सिलेबस हैं और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से ये जितना सिलेबस दिया गया है इसको कितना हम सूक्ष्म रूप से, कितना सरलीकरण करके परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे। तो आपने देख लिया, अब ये बैचेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों शुरू रहेंगे, क्योंकि इसमें ऑनलाइन इतने लंबे कोर्स हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों बैचेज आरंभ होंगे। तो आप अपने एडमिशन और अन्य बातें उससे क्या कर सकते हैं, जानने और समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।